हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में पहले, और नंबर सिस्टम के हमने कुल 10 भाग कंप्लीट किए और 10 भाग में हमने नंबर सिस्टम के लगभग जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है या जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग पढ़ लिए। और भी होता होगा नंबर सिस्टम, लेकिन जो बेसिक चीजें होती है जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है उनके हिसाब से नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक थे। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। आप टॉपिक को देखकर ये सोचोगे कि एलसीएम और एचसीएफ तो बहुत सरल टॉपिक है। हाँ, ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, सरल टॉपिक है, लेकिन इनमें हम जो चीजें आपको आती है उनके साथ साथ जो चीजें नहीं आई है या फिर अलग क्वेश्चन बनते हैं कि किस आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसमें हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आपको कक्षा 6 से 5 से 4 से ही सिखाया जाता है कि लेसे पे कैसे ज्ञात करते हैं और मेसे पे कैसे ज्ञात करते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन किस आधार पर बनते हैं? हाँ, लेसे पे और मेसे पे का क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में हमें लेसे पे ज्ञात करना है या एलसीएम ज्ञात करना है या इसमें एचसीएफ यानी मेसे पे ज्ञात करना है। अब सबसे पहले हम पढ़ने से पहले समझते हैं कि ये एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, हम एलसीएम आने पर क्या ज्ञात करते हैं, कौन सा गुणित कर लेंगे, और एचसीएफ आने पर हम कौन सा गुणित कर लेने वाले हैं। ये टॉपिक आपके बड़ा टॉपिक नहीं होगा। पिछले वाले हमने 10 पार्ट कंप्लीट किए थे, इसमें मुश्किल से ये तो 3 या 4 पार्ट होंगे, इससे ज्यादा ये पार्ट नहीं होगा। हम धीरे धीरे हम बेसिक मैथ के सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे। 3 या 4 टॉपिक बाद आपके एक ऐसा सीक्वेंस स्टार्ट होगा जैसे प्रतिशत के बाद हम प्रतिशत के जो अकोर्डिंग टॉपिक होते हैं यानी प्रतिशत वाले जिसने टॉपिक पढ़ लिए उसको लाभ हानि, साधारण ब्याज और भी आगे चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे याद करना। तो ये वाले टॉपिक तो आप कोई सा भी टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो, लेकिन जब भी सीक्वेंस स्टार्ट होती है प्रतिशत की उस हिसाब से प्रतिशत टॉपिक पढ़ो। जब ये उस प्रतिशत के आधार पर हम बाकी भी टॉपिक पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हमने समय दूरी प्रश्नावली पढ़ ली या समय काम दूरी पढ़ ली, उसके आधार पर रेल वाले प्रश्न भी हम सरल कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हमारा कौन सा टॉपिक है। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले एलसीएम, तो सबसे पहले होता है ले से पे भी होता है लघुत्तम समापवर्तक, और मैसे पे क्या होता है महत्तम समापवर्तक। हमने ज्यादातर ये फुल नेम पढ़ा ही नहीं होगा, हम लेसे पे पढ़ते हैं कि लेसे पे याद कर लो, मैसे पे याद कर लो। लेसे पे का होता है लघुत्तम समापवर्तक और मैसे पे होता है महत्तम समापवर्तक। अब इनका फुल फॉर्म क्या होती है देखो। सबसे पहले पढ़ते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल थोड़ा ऐसा होता है मल्टीपल। ये होता है छोटे से छोटा, इसका हो जाएगा उभयनिष्ठ, और ये हो जाएगा गुणज। क्या हो जाएगा? छोटे से छोटा उभयनिष्ठ गुणज। आपने लेसे पे याद करना पढ़ लिया, मैसे भी याद करना पढ़ लिया। बहुत लोगों ने यह भी पढ़ लिया होगा कि लेसे पे कहते किसे और मैसे पे कहते किसे, लेकिन इनकी परिभाषा क्या होती है वो आज हम पढ़ने वाले। बहुत लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देख लेना। इनकी परिभाषा इनके नाम से ही है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर तो क्या होता है? वह छोटे से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्या का भाग पूरी हो जाता है। लिख दो एक बार के लिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लेसे पे कहते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है क्या कहलाती है? लेसे पे कहलाती है। अब हम पढ़ने वाले हैं मैसे पे, एचसीएफ।
दूसरा है हमारे पास HCF। हमने ये परिभाषा पढ़ी है और इन परिभाषाओं के हम उदाहरण के साथ इनको सिद्ध करेंगे कि किसमें छोटे छोटे रहता है और किसमें बड़े से बड़ा रहता है। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, FSCTOR। हाईएस्ट क्या देता गया, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। कॉमन होता है उभयनिष्ठ और फैक्टर होता है गुणनखंड। इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी देखते हैं। तो वह लिखना आपको वही परिभाषा हो जाएगी, सेम परिभाषा नहीं, थोड़ा फर्क है। वह बड़ी से बड़ी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में पूरा पूरा जाता है, क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो देखो हमने लेसेबे की परिभाषा पढ़ ली और मेसेबे की परिभाषा पढ़ ली। लेसेबे की परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो, ये जो और ये जिसका, ये दो शब्द इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होती है, लेसेबे कहलाती है, और जो जिसका दी गई संख्या पूरा पूरा भाग देता है, मेसेबे कहलाती है। इसमें जो और जिसका में फर्क है। अब इसको उदाहरण के साथ हम समझने वाले हैं कि गुणनखंड द्वारा लेसेबे और मेसेबे याद करना बहुत ही आम तरीका है, इसे सभी याद करते हैं और ये दोनों तो विधियों में काम आ जाता है। लेकिन हम दूसरी विधि से करेंगे तो किसी सिंगल के लिए काम आएगा। तो अभाज्य गुण द्वारा हम ले लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 30 और दूसरी ले लेते हैं 48। दो संख्याओं को हमें क्या ज्ञात करना है, लेसेबे ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है HCF व LCM। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो गुणनखंड लिख लो डायरेक्ट या वैसे कर लो। चलो एक बार के लिए हम ऐसे करते हैं, उसके बाद गुणनखंड ही लिखेंगे हम। 30, 2 का भाग 30 में कितनी बार गया, 15 बार। फिर 15 में 3 का भाग कितनी बार गया, 5 बार। और 5 में 5 का भाग 1 बार। फिर 48 का करते हैं हम, 48 का 2 का भाग कितनी बार गया, 24 बार। फिर 2 का भाग कितनी बार गया, 12 बार। फिर 2 का भाग 6 बार। फिर 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। तो गुणनखंड कितना आ गया, 30 का गुणनखंड हो गया हमारे पास 2 गुणा 3 गुणा 5, और 48 का गुणनखंड हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये गुणनखंड हो गया हमारे पास। अब मैं HCF और LCM की परिभाषा के साथ साथ इन प्रश्नों को सरल करना है। LCM की परिभाषा, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। LCM ज्ञात करने के लिए हमें सारे के सारे गुणनखंड लेने हैं। कहने का मतलब है कि 2 सबसे ज्यादा किसमें, कितनी बार आए इसमें, तो हमें सबसे पहले याद करेंगे LCM। आप देखो इन दोनों पद है, मान लो हमारे पास अभी 2 के गुणनखंड किए, 3 के करते तो तीसरा गुणनखंड लिखते, 4 के करते चौथा गुणनखंड लिखते। तो हमें करना है LCM ज्ञात करने के लिए सबसे ज्यादा गुणनखंड किसमें आया वो सारे लिखने, सबसे ज्यादा वाली चीजें लिखनी है, सबसे कम वाली चीज नहीं, सबसे ज्यादा वाली लिखनी है। तो देखो 2 कितनी बार आएंगे, इसमें 1 बार, इसमें 4 बार, तो 4 बार ज्यादा है, 4 बार लिखनी है। 1 2 3 और 4 लिख दिया। अब देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, कितनी बार है, 1 बार है हाईएस्ट, तो 1 बार लिखना है। और 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो है, इसका मन लिखना ही है वो। ठीक है, 1 बार लिख दिया, गुणा कर दो। 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 दूने 120, 120 दूने कितना हो गया 240। तो हमारे पास लेसे पे कितना आ जाएगा 240। अब हम परिभाषा के साथ समझेंगे, पहले HCF याद कर लेते हैं। और HCF होता है हमारे पास सबसे छोटा मान, यानी दोनों में उभयनिष्ठ आने वाली चीजें होनी चाहिए। जो चीज इसमें भी है इसमें भी है। अब देखो एक बार के लिए 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन ऊपर वाले में कितनी बार है, 1 बार। तो नीचे वाले कितनी बार, 1 बार। तो 1 बार ही लिखना है हमें। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें कितनी बार है, 1 बार ही है, तो लिख दो 1 बार, 1 बार। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास HCF कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और LCM कितना आ जाएगा हमारे पास 240। अब आपको इनको परिभाषा के साथ समझना है कि ऐसा कैसे ज्ञात किया गया। इधर देखो परिभाषा क्या थी हमारे LCM की, कि वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखो ये है वो छोटी छोटी संख्या। अब आप कहोगे सर ये है छोटी, सो ये थोड़ी छोटी। परिभाषा को समझना अच्छे से कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, कौन सी दी गई संख्या हमारे पास, एक तो 30 है और एक 48 है।
तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब 30 का भाग इसमें जाता है आराम से, और 48 का भाग भी इसमें आराम से शायद 5 बार जाता होगा, इसका भाग भी इसमें कितनी बार जाता है, 80 बार जाता है या 8 बार जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, कहने का मतलब है कि 240 से कोई भी छोटी संख्या नहीं होगी। 240 से बड़ी हो सकती है, अब अगली बार संख्या हो सकती है 480, हो सकती है, इसका दोनों भाग देता है, लेकिन 240 से कोई भी छोटी संख्या नहीं होगी जिसमें 30 और 48 का भाग जिसमें जाता हो। 240 से बड़ी संख्या होगी, छोटी नहीं होगी। अब देखो हमने एचसीएफ की परिभाषा क्या पढ़ी थी, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब आप वापस कहोगे सर 6 ही है, बड़ी थोड़ी है। परिभाषा को समझना, क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, किसका, जिसका दी गई संख्या में भाग पूरी बार जाता है। मतलब इस संख्या का इसमें भाग 30 जाता है, इसमें जाता है। 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, 6 से छोटी 3 भी है, 2 भी है, लेकिन 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं होगी, इसमें भी भाग देता हूं, इसमें भाग देता हूं, दोनों एक ही संख्या का। मान लो मैंने 5 का भाग इसमें दिया, इसमें नहीं जाता है, देख लो। 6 से बड़ी 10 का इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है। 12 का इसमें जाता है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है। तो याद रखना, तो 6 सबसे बड़ी संख्या है वो जिसका भाग 30 में भी जाता है और 48 में जाता है। तो परिभाषा को समझना ज्यादा हार्ड नहीं है, ज्ञात करना सरल है, लेकिन परिभाषा को समझना जरूरी है कि हमने बड़ी से बड़ी क्यों कहा, छोटी से छोटी क्यों कहा। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 288, 140 और 72। 288, 140 और 72 का एलसीएम व एचसीएफ। आपको ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे ये, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सरल ही है, हार्ड नहीं है। अब हम गुणनखंड करने के बाद डायरेक्ट पढ़ लेते हैं इसको। तो 288 का गुणनखंड कर लो आप। 288 गुणनखंड हो जाएगा हमारे पास 2 का 1 4 4, फिर 2 का 7 2, फिर 2 का 3 और 6 36, 2 का 36 में 2 का भाग 18 आ जाता है, फिर 2 का 9, फिर 3 का 3 और 3 का 1। ये गुणनखंड हो गया। 140 का गुणनखंड कर लो आप। 2 का गुणनखंड कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का जाएगा 70 और 2 का कितना आ जाएगा 35 और 3 का कितना आ जाएगा 5 का 7 और 7 का कितना आ जाएगा हमारे पास 1। गुणनखंड करना तो वैसे आता होगा सबको, ये तो नॉर्मल सी बात है, गुणनखंड करना सिखाया था पिछले वाले में हमने अच्छे से। 72 का गुणनखंड 2 का कितना हो जाएगा, 72 से लिख लो अच्छे से, 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 और 3 दोनों सेम ही है, तो जाएगा 36 18 9 3 और 1। अब इन गुणनखंडों को आराम से लिख सकते हो कि 288 का गुणनखंड हमारे पास क्या आया, 1 2 3 4 5, 5 तो 2, 1 2 3 4 और 5 और 3 और 3। फिर 140 का गुणनखंड क्या आया हमारे पास, 1 2 3 और 5। फिर 72 का गुणनखंड क्या आया, 1 2 3 3 और 3। अब देखो हमें क्या क्या याद करना है इसमें, वो देख लो। हमें सबसे पहले याद करना है इसमें एचसीएफ। तो मैंने कहा था एचसीएफ में ऐसी संख्या लेनी है तीनों में। अब एक बार कर देखो, सबसे कम 2 किसमें, इसमें है 2 बार, क्या इसमें है 2 है, इसमें है, इसका मतलब ये दोनों 2 लिख दो, तो हो जाएगा 2 गुणा 2, मतलब दोनों में चीज होनी चाहिए। अब देखो 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें कितनी बार है 2 बार, इसमें 1 बार, 1 बार लेना है हमें तीनों में, ले लिया, एक ले लिया। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं लेना है। तो 5 3 3 6 6 दूने 12, तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 का भाग इसमें जाता है, तीनों में जाता है। आगे देखो एलसीएम, एलसीएम कितना होगा। अब सबसे ज्यादा 2 देखो 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा 2 किसमें है वो लेना है, देख लो 1 2 3 4 और 5। फिर 3 सबसे ज्यादा किसमें 2 बार है, तो चलो 2 बार, 1 2। फिर 5 ऐसे ले लिया, 5 ले लिया। अब ऐसे ज्ञात कर लो। अब आपको करना है, ज्यादा हार्ड करना नहीं है। 288 तो इनका गुणनखंड हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, वो गुणनखंड हो गया। अब 288 को 5 से गुणा कर दो, 8 पंजे 40 के सू हासिल लगा 4 4 44 के 4 हासिल लगा 4 5 2 10 14, कितना हो गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ हार्ड ज्यादा हार्ड करना, ये गुणनखंड हो रहेगा क्या, ओ थोड़ा सा गलती हो गई, हमने 5 गुणा 7 लिखना, 3 गुणा 5 लिखना है, गलती कर दी हमने यहाँ। देखो एक बार के लिए यहाँ पर 5 गुणा 7 है, तो इसका मतलब ये भी गलत होगा, हमारे पास 5 है नहीं तीनों में, ये 7 भी नहीं है, तो इसका गुणनखंड हमारे पास कितना आएगा, लेसे पे तो 4 ही आएगा। ठीक है,
आगे देखो ये वाला, तो यहाँ पर 3 गुणा 3 नहीं आएगा, 3 गुणा 3 आएगा, 5 गुणा 7 भी आएगा। इसको आगे गुणा कर दो 7 से, तो 0 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 28 से 2 30 हासिल लगा 3, 7 3 10, ये आ जाएगा। तो याद रखना, आप भी अपने इस तरह गुणा कर देना। हमने लिखा तो था यहाँ पर गुणनखंड, लेकिन हमने 5 गुणा 3 की जगह 3 गुणा 5 कर दिया, ठीक है। आगे देखो, हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लेसे पे और मेसे पे पढ़ लिए थे अच्छे से। अब इधर देखो, हमने क्या पढ़ लिया, बहुत चीजें पढ़ ली है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 1 से लेकर 900 तक 800 जुबल संख्या, आप कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर 1 से कोई संख्या दे दे और पूछ ले कि जहां तक भी संख्या दे वो 8 से 7 से 9 से कितनी संख्याएं वो विभाजित होगी, तो अब करना कुछ नहीं है, जो लास्ट वाला नंबर क्या दे रखा हमारे पास 900, उसमें किसका भाग लगा दो, 8 का लगा दो। 8 एकम 8, कितना बचा 1, 8 एकम 8, कितना बचा 2, फिर 8 दूने 16, कितना है, तो 6 में 4 आ गया। इसका मतलब कितनी संख्याएं, 112 संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित 1 से लेकर 900 तक, 1 से लेकर कहीं तक भी संख्या दे और किसी से भी विभाजित दे, आपको लास्ट वाले नंबर में या लास्ट वाले संख्या में उस संख्या का भाग देना है। लेकिन अगर 1 से ना देकर किसी दूसरे से दे, मान लो ये संख्या देता आपके पास क्वेश्चन के 10 से, तो आप करना कुछ नहीं था, पहले भाग दिया हमने 112 तक, फिर हमें क्या करता थे 10 में भाग दे देते, सॉरी 8 का भाग किसमें दे देते 10 में, कितनी बार गया, एक बार। तो 112 में से हम एक संख्या क्या कर देते, कम कर देते, तो कितना ज्यादा 111 जाता। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे जो बीच वाले संख्या से दे, तो हमें दोनों संख्याओं में भाग देने हैं, पहले वाले संख्या में से दूसरे वाले को दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है। लेकिन आप क्वेश्चन ज्यादातर ऐसे बनते हैं 1 से लेकर 800 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 11 से विभाज्य संख्या कितनी है, 12 से विभाज्य संख्या कितनी है, तो कुछ नहीं करना आपको, लास्ट वाले नंबर जो जितना बड़ी संख्या है उसमें जिस संख्या का भाग देना है उसका भाग दे दो, और जो भी हमें भागफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देखो, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, हमने संख्या पद्धति पढ़ा हो, याद कर लो। संख्या पद्धति में पढ़ा हो, देखो 729 का गुणनखंड करो पहले, तो 729 का गुणनखंड क्या हो गए, 3 का भाग देता है, इसमें कितनी बार देता है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 चौके 12, 3 3 3 3, ठीक है। फिर 3 का भाग देता है 81 बार, फिर 3 का भाग देता है 27 बार, फिर 3 का भाग देता है 9 बार, फिर 3 का भाग देता है 3 बार, और 3 का भाग देता है 1 बार। तो इसका गुणनखंड हमारे पास क्या प्राप्त हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 3 4 5 और 6 है ये, 1 2 3 4 5, 3 गुणा 3 की घात 6, कितना प्राप्त हो गया, 3 की घात 6। अब हमें देखना है कि पूर्ण वर्ग कितने, तो आपको पता है पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए हम करते थे घात बट्टा 2 प्लस 1, तो घात कितनी है 6 बट्टा 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 3, 3 और 1 कितना होता है यार 4, तो इसका मतलब है पूर्ण वर्ग गुणनखंड कितने हैं, 4 है। अगर इसी में पूछ ले कि पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं, तो पूर्ण घन वाला पूछ ले तो हम क्या करते हैं, घात बट्टा 3 प्लस 1, तो 6 बट्टा 3 प्लस 1, 2 प्लस 1 बराबर 3, तो पूर्ण घन गुणनखंड कितने हैं, 3 है। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर घन वाला पूछे, अगर घन वाला पूछे। अब यहाँ पर कोई एक अलग सा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसलिए हमने थोड़ी जगह छोड़ी है, और वो अलग सा क्वेश्चन क्या, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में, क्या बड़े एग्जाम में, सीजीएल में देखने को मिल सकते हैं, यूपीएससी में देखने को मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चन पर देखने को जरूर मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन देख लो, 2 क्वेश्चन करने वाले में से देखो, संख्या देखिए आपके पास क्वेश्चन है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे करते करते 110 तक, क्या याद करना हमें, अंत में शून्य की संख्या याद नहीं करनी। देखो अंत में शून्य कितने होंगे,
आपको 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 110 तक जब भी कोई संख्या प्लस माने गुणा के रूप में आए तो आपको बताना है कि अंत में शून्य कितने होंगे। आपको कोई जरूरी अंत में शून्य ही होंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें देखो दो, अगर अगला संख्या 5 आ गया तो 5 दूनी 10, अगर हम 10 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40, और 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 80, यानी 0 तो रहेगा। अब इसमें कितने गुणन से बनते हैं कि जो 2 का 5 का भाग देता है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। 2 के तो बहुत से गुणनगण बनने वाले इसमें, एक नहीं बहुत से। अब होता है 2, 4 में 2 गुणा 2, 110 में भी 2 आ जाएगा, 110 में भी 2 गुणा 5 आ जाएगा, 20 में भी 2 गुणा 5 आ जाएगा। लेकिन 5 से गुणनगण क्या होते हैं, कम होते हैं। तो याद रखना आपको 2 की संख्या को भागने देना, 4 का देना है। अब देखो लिखना यहाँ पर संख्या कितनी है, जो हाईएस्ट संख्या है वो यहाँ पर लिख देना भागफल, और यहाँ पर शेषफल लिख देना। अब हमें 2 के गुणनखंड तो हमारे पास बन जाएंगे, क्योंकि 0 बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए 2, और उसके बाद क्या चाहिए 5। आपको पता होना चाहिए कि कितनी भी बड़ी संख्या कितनी भी छोटी संख्या ले लो, 2 तो आपके पास 5 से ज्यादा मिल जाएंगे। तो हमें 2 को तो काउंट करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम किस संख्या का भाग देने वाले हैं 5 का। तो इसमें 5 का भाग दो, 5 का भाग इसमें कितने बार गया 22 बार गया, और शेष में कितना बचा ही नहीं, लिख दोगे। फिर जो भागफल होता है उसका भाग उसमें भाग देना है, सबसे हाईएस्ट नंबर लेना है, उसमें 5 का भाग देना है, हमेशा 5 का भाग देना है, 2 का भाग नहीं देना है। तो 5 का भाग दे दिया, भाग पर लिख दो और शेष पर लिख दिया, जो बचे वापस भाग पर में भाग अगर 5 का देता है लिख दो 5, 5 का भाग कितनी बार गया 5 चौके 20, शेष पर कितना बचा हमारे पास 2। कितना बचा हमारे पास 5 चौके 20 होते हैं, और शेषफल हमारे पास कितना बचा बच गया। हमें शेषफल को काउंट नहीं करना है। अब देखो 4 और 2 6 और 2, हमारे पास शून्यों की संख्या कितनी आएगी, शून्यों की संख्या, ये हमारे पास शून्यों की संख्या आएगी। और जरूर नहीं ऐसा ही क्वेश्चन दे, दूसरा कोई क्वेश्चन दे दे अंत में कितने शून्य, क्या करना है कि अंत में कितने शून्य हैं याद करना है। कितने भी संख्या दे सकते हैं आपको पास, सबसे पहले एक ही चीज याद रखनी है आपको, यहाँ लिखना है भागफल, क्या लिखोगे भागफल, और यहाँ पर शेष, ये 2 चीज याद रखना है। और अंतिम संख्या कोई जरूर नहीं 1000 हो, 115 हो सकती है, 125 हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ लिख दो 1000। किसका भाग लगाओगे 5 का, कितनी बार गया 200 बार, शेषफल बचा नहीं। फिर वापस 200 में किसका भाग लगाओगे 5 का, क्या बचा 40, कितनी बार शेषफल 0। फिर 40 में किसका भाग लगाओगे 5 का, कितना बचा 8, शेषफल 0। फिर कितना का भाग लगाओगे 8, किसका 5 का, कितनी बार गया 1 बार, शेषफल सॉरी एक शेषफल कितना बच गया 3। शेषफल को काउंट नहीं करना हमें, किसको काउंट नहीं करना है शेषफल को। जोड़ दो 240 और 200 गुण 50, कितना हो गया 200 गुण 50, ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल। एक बार के लिए देख लेना वापस, कोई गलती तुमने नहीं करती। तो 200 गुण 50 हमारे पास क्या आ जाएंगे शून्य आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे शून्य आ जाएंगे। अंतिम 200 गुण 50 शून्य होंगे। अगर हम 1 से लेकर 1000 तक गुणा करेंगे तो पीछे यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कितने शून्य आएंगे 200 गुण 50। अब आप ये चीज छोटी संख्याओं के लिए भी ज्ञात कर सकते हो, क्या ये सही आता है या नहीं आता है। तो एक बार के लिए हम 1 से लेकर 5 तक गुणा कर लो, 1 2 3 4 और 5। वैसे पहले गुणा मत करो, पहले ज्ञात करो। 5 में 5 का भाग कितनी बार गया 1 बार, तो इसका मतलब शून्य 1 आएगा हमारे पास। देख लो 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूनी 120, और 120 देखिए गुणा कितना है 120। तो 120 में अंतिम शून्य कितना है 1। आप ट्राई कर सकते हो, ये तरीका गलत नहीं होगा। शून्य ज्ञात करने वाला कि अंतिम में शून्य कितने हैं, ये अच्छा तरीका है, इससे कोई अच्छा तरीका नहीं है। और हमने क्वेश्चन कर लिया, अब आगे देखते हैं। हमारे एससी वाला क्वेश्चन है, ये तो थोड़े बेसिक अलग क्वेश्चन थे, अब एससी वाला क्वेश्चन देखते हैं। इधर देखो HCF वाला है, किस विधि से भाग विधि से। आपने एलसीएम तो भाग विधि से पढ़ा होगा जरूर हो, वो भी आपको बता दिया जाएगा अभी एलसीएम। लेकिन HCF आपने भाग विधि से ही अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ देख लो कि HCF भाग विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम संख्या ले लेते हैं एक बार के लिए 835 और 225। क्या ले लेते हैं 835 और 225।
भाग विधि आपको कठिन लग सकती है लेकिन बहुत अच्छी विधि है ये। तो देखना आपको करना कुछ नहीं है, भाग विधि है, इसका मतलब हमें क्या देना है, भाग देना है। तो क्या है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दे दो, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 835 में 225। अंदाज से भाग दो एक बार के लिए, या इसको मान लो 25, तो 25 या 75, इसका मतलब है भाग समथिंग 25 को 100 होता है, 3 बार जाएगा अंदाजन। तो यहां पर आप 3 लिख लो, 3 के बार भाग दे दो, किसी बार भाग दो, 3 बार दो, 3 से गुणा 5 3 15 आंसर लगा 3, 5 दून सॉरी 3 है, हाँ 5 3 15 आंसर लगा 1, 3 दून 6 रेख 7, 3 दून 6, 675 आगे घटाओ 0, 13 में से 7 गया, कितना बचा 6, और 7 में से 1, 160 बचा। अब 160 का अब ये वापस भाजक हो जाएगा। भाग विधि का नियम यही है, जो यहाँ पर शेषफल आएगा वो तो हो जाएगा वापस, जिसमें हम भाग देंगे भाजक, और किसमें भाग देंगे वापस बाजी हो जाएगा हमारे पास। अब 160 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा 160, 5, 12 में से 6 गया, कितना बचा 6, अब 65 भाजक हो जाएगा, किसमें भाग देंगे 160 में, तो कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा 2 बार, 0 और 3, फिर 30 भाजक हो जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा 65 बच गया। अब इसका मतलब है भाग जाएगा हमारे पास 2 बार 60, 1 बच गया, यहाँ पर हो जाएगा 2, कितना बचेगा यहाँ पर 5, अब 5 भाजक हो जाएगा 30, पूरा पूरा भाग जाता है, आ जाता है। जो हमारे पास अंतिम भाजक प्राप्त होगा, कौन सा अंतिम भाजक, वो ही क्या हो जाएगा हमारा HCF हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। ये याद रखना आपको कि जो अंतिम भाजक होगा वही हमारे पास क्या आ जाएगा HCF आ जाएगा। तो अंतिम भाजक हमारे पास कितना है 5 है, और 5 हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो 2 संख्याएं थी तो हमारा आसान हो गया, अब 2 से ज्यादा संख्या है तो हम कैसे करेंगे, वो उसका भी तरीका हमारे पास, देखते हैं अगले स्लाइड में। 114 और 285 का HCF किस विधि से, भाग विधि से। तो याद रखना हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है हमारे पास, सरल से क्वेश्चन आने वाले हमारे पास, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अब 3 भाजक आ गया तो याद है छोटी संख्या लेनी है हमें, 2 बड़े भाजक, 2 बड़ी संख्या लेनी है, उनमें से आपस में भाग देना है ताकि आसान हो जाए हमारे। ऐसा नहीं इसका भाग देंगे तो भाग में बहुत बड़ा आएगा, बड़ी संख्या आएगी, ऐसा नहीं करना है। तो बड़ी संख्या 760 है और 285 है, तो इनमें हमें करना है भाग देके चेक करना है, और कैसे करना है देख लेना आप। सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 760 में भाग देंगे 285 का, अंदाजा लगाओ आप, 28 मान लो, 28 से कम 28, 28 28 30 84, इसका 2 बार भाग जाएगा, 2 बार दे दो भाग, कितनी बार जाएगा 5 दून 10 हासिल लगा 1, 8 दून 16 1 17 हासिल लगा 1, 2 दून 4 1 5, 5 0, 16 में से 7 गया, कितना बचा 9, और 1 बच जाएगा 6 में से, हाँ 190 आ गया। अब भाग दो वापस, किस में भाग देगा 285। ये वाली संख्या यहाँ आती रहेगी जब तक भाग पूरी बार नहीं जाता है तब तक। 190 में भाग कितनी बार गया, 1 बार गया, 190 आ गया, कितना बचा 5, 18 में से 9 गया, कितना बचा 9, अब वापस ये संख्या आ जाएगी 190। 95 का भाग पूरी हो जाता है 2 बार, 190। अब आपको सर 95 हो गया ना, इससे पे नहीं 95 नहीं हुआ HCF, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक संख्या बाकी है। अब हमें क्या करना, इन दोनों संख्याओं में करना करेक्शन। तो देखो 114 में 95, अब देखो 114 में 95 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता है, कितनी बार जाता है, 1 बार जाता है, ये लो 95 हो गया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 7 19 हो जाएगा, ये लो। अब 19 का भाग 95 दो, 19 5 95, हमारे पास अंतिम भाजक क्या आया, हमारे पास 19 क्या आया, अंतिम भाजक हमारे पास क्या आ गया 95 आ गया, और अंतिम भाजक जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 95 19 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास HCF हो जाएगा। जो हमारे पास अंतिम भाजक आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और हमने आज LCM के बारे में नहीं HCF के बारे में पढ़ा है कि HCF को हम किस विधि से याद कर सकते हैं। एक तो हमने अभाज्य गुणन की विधि द्वारा पढ़ी थी और एक भाग विधि द्वारा पढ़ी थी। अब हम HCF को भाग विधि के द्वारा हम कैसे याद करेंगे, वो भी एक बार के लिए एक ही प्रश्न है, पढ़ लेते हैं, बाकी हम बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन कर लेते, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं एक।
एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास कि भाग विधि से 144, 196, 60 का एलसीएम ज्ञात करना है। किस क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। किस किस से करना है हमें? 144, 196 और 60 का भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम ज्ञात करना है। तो भाग विधि से करने के लिए हमें भाग विधि से करना पड़ेगा, सभी में भाग देना है। अब याद रखना भाग ऐसे देना है क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ भाज्य गुणन द्वारा और भाग विधि से अगर पढ़ लेंगे तो हम अगले कल से या फिर अगले वाले पार्ट में अलग से क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ये क्वेश्चन हम नहीं पढ़ने वाले। तो देखो भाग देना है तो 2 का भाग जाता है इन तीनों में। अगर 2 का भाग 3 का भाग किसी भी एक संख्या में जाएगा तो वो पूरी संख्या में देना हमें। देखो 2 का भाग देना है, 72 बार गया, फिर 2 का भाग इसमें 9 दूनी 18, 19 98 बार गया, फिर 2 का भाग 30 बार गया, फिर 2 का भाग 36 बार गया, इसमें गया 49 बार गया, इसमें 15 बार गया। अब देखो 2 का भाग इसमें नहीं देता है, इसमें नहीं देता है, लेकिन इसमें जाता है, तो जाता है तो देना है। 2 का भाग 18 बार गया, वापस इसको 49 का 49 लिख दो, इसको 15 का 15 लिख दो। फिर 2 का भाग 9 बार गया, इसको 49 का 49 लिख दो और 15 लिख दो। यहाँ तक हमें भाग देना है। आगे देखो, अब 3 का भाग जाता है, इसमें दे दो 3 का भाग, इसमें 3 बार जाता है, इसमें 49 को 49 लिख दो, इसमें कितने बार आएगा 5 का। फिर भी 3 का भाग जाता है तो 3 का 1 आ जाएगा, इसका हो जाएगा 49 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 5। फिर हमें 5 का भाग देना है, 5 का भाग इसमें 1, इसमें 49 और इसमें 1। फिर 7 का भाग देना है 1, 7 और 1। फिर 7 का भाग देना है 1, 1 और 1। तो हमें क्या करना है? संख्याओं के भाग देना है कि 2 का 2 का 2 का 2 का, यानी अगर तीनों संख्याओं चारों संख्याओं में जितनी भी संख्या उसमें अगर एक में भी किसी भी संख्या का भाग जा रहा है तो हमें भाग तब तक देना है जब तो उसमें भाग जाता है। और हमारे पास गुणन करना जाएगा, हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये हमारे पास संख्या आ जाएगी। और इस संख्याओं को गुणा कर दो आपस में तो हमारे पास फाइनल उत्तर आ जाएगा। और फाइनल उत्तर हमारे पास कितना आएगा गुणा करके देख लेते हैं। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो ये आ गया, 16 पंजे 80, 80 तो 80 तो यहाँ का आ गया 80, फिर 8 3 24, 24 3 72, ये आ जाएगा 720 को 49 से गुणा कर लो, ये उत्तर आ जाएगा हमारे पास। तो गुणा कर लो एक बार के लिए 72 को 49 से, 9 दूनी 18 हासिल लगा 1, 9 7 63 64, 64 4 दूनी 8, 64 और 8 कितने हो गए हमारे पास 72, हासिल लगा 7, 28 और 7, 7 चौक 28, 35, 35,000, 35, 28 और 0, शायद 35,280 हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनल उत्तर आ जाएगा। और ये हमारे पास फाइनल उत्तर ही है। तो देख लो हमने एचसीएफ पढ़ लिया, एलसीएम पढ़ लिया, और एलसीएम के हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? एक क्वेश्चन किए। और हम एक क्वेश्चन कल करके अगले चैप्टर की शुरुआत कर देंगे कि हमने एलसीएम और एचसीएफ के संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने वाला, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने वाला, तो हम एचसीएफ और एलसीएम को क्वेश्चन कैसे याद करते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।